So we were looking into the first joint after the skull. Can anyone this between your occipital bone and atlas bone? Can anyone tell me which kind of joint it is? कौन सा joint होगा ये? Occipital और atlas में हमने पढ़ा है joints में. Cortical. Condylite. What is the second name? Atlas. नहीं उसका condylite joint का एक और नाम होता है. क्या होता है? एलिप्सॉइड. अब पुराना आप ऐसे भूल जाओगे तो आपको एग्जाम तक फिर कैसे याद रहेगा? आप खुद सोचिए. आप लोग पुराना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अदरवाइज वो निकल जाएगा दिमाग से हमारे. C1 एंड C2 एटलस एंड एक्सेल जॉइंट के बीच में C1 इज एटलस, C2 इज एक्सेल. उन दोनों के बीच में जॉइंट कौन सा होता है? Pivot joint. Very good. And this I had told you, this is facet joint जो हम कल बात कर रहे थे, पीछे के साइड से जो होता है यहाँ पे वर्टिब्रा के बीच में. This is facet joint and this is a moment वाला joint. That is the reason this will be moment देता है. तो कौन सा joint होगा ये? Synovial joint. Synovial joint. तो अगर एग्जाम फेसिड जॉइंट आए तो इट इज अ साइनोवेल जॉइंट बिकॉज इट अलाउज मूवमेंट. जो आपकी स्पाइन की मूवमेंट होती है, these joints play a very very critical role in that, all your twists and your back bends and everything. So अगर इस joint में प्रॉब्लम होती है तो many exercises we do not need to do which are okay with the regular backache. So there are various different type of backaches. We should know which joint is impacted and what exercises to give them. Though they will not ask in exam, this is for your general knowledge, but they can ask which joint is facet joint. It is a synovial joint and it is way back में पाया जाता है. इसी joint में अगर मोमेंट में कुछ issues हुए तो ऐसे spurs आते हैं. देखिए ऐसे bony projections बन जाती है which will stop the moment, because ये क्या चाहती हैं कि हम उतना ज्यादा इनको मूव ना करें. If there is issue in this joint, then these kind of bony projections will come up which are known as osteophytes. इनको बोनी, ये नोट करिए, इनको बोनी स्पर्स भी बोलते हैं. BONYSPUR स्पर्स भी बोलते हैं. दे ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द मोशन एंड इन केस दे हैव कम अप, तो उन पेशेंट के लिए वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट केस. दे कैन कम अप हेयर, दे कैन ऑल्सो कम अप इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट. यहाँ जो पीछे जॉइंट है बैकबोन में बिटवीन योर वर्टिब्रस, वो भी उसमें भी आ सकता है. टू लिमिट द मोशन, बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द बैकबोन, प्रोटेक्ट दिस डिस्क. ये जो बीच का डिस्क कल हम बात कर रहे थे, हर्निएटेड हो सकती है, निकल सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है. टू प्रोटेक्ट दैट डिस्क, these projections can come up over here also, the red ones which I have marked. And the joint between your vertebrae, ये अपनी vertebra normal है, यहाँ सामने वाला से joint जो है जहाँ पे आपकी ये डिस्क है, वो कौन सा joint होता है? आपको पता है किसी को? That is a cartilaginous joint. तो अगर आपको generally पूछा जाए joint between intervertebral joint जो है, that is cartilaginous joint. इसमें यहाँ पे cartilage होती है जो इधर कवर करती है, इधर भी कवर करती है, both your bones. Okay, and then inside there is this. Inside this disc there is one nucleus, एक jelly like material उसमें होता है, which if gets spilled or comes out, it is very very painful condition because it presses the nerve roots. Even these osteophytes tend to press the nerve roots, and if they are pressing the nerve roots, then there will be a lot of pain in those patients. और इनको इसको ये भी ये मोमेंट प्रोड्यूस करते होंगे क्या? हाईली मूवेबल जॉइंट होगा क्या ये वाला? यस मैम. नहीं, ये साइनोवियल जॉइंट नहीं है, ये सिम्फेसिस है यहाँ पे. तो सारा मोमेंट जो है ये इधर से और इधर से बहुत सारा आता है. यहाँ से बहुत ही ये मीडियम मूवमेंट वाला जॉइंट है, नॉट हाईली मूवेबल. अदरवाइज क्या होता है, हाईली मूवेबल होता है, एनीबडी स्टैंडिंग अप कैन जस्ट बेंड बैक एंड जस्ट गो डाउन. आपका हाईली जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, नॉट दीज काइंड ऑफ. अगर ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स होंगे, ये हाईली मूवेबल नहीं है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसमें इंटरवर्टिब्रल सिम्फेसिस होता है. कैन एनीवन टेल मी, दिस सिम्फेसिस हमने पढ़ा था मिनिमम मूवमेंट होती है, कहाँ और होती है अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस? कुछ प्यूबिक सिम्फेसिस पढ़ा था हमने, हिप जॉइंट में मैम. हाँ, हिप जॉइंट में प्यूबिक सिम्फेसिस. दो हिप बोन्स के बीच में जो प्यूबिक एरिया होता है, वहां पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, दैट इज प्यूबिक सिम्फेसिस.
तो वो भी मिनिमम मोमेंट वाला होता है, बिकॉज वी वांट स्टेबिलिटी इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी. ये इतना वेट बेयर करते हैं तो उनको हमें स्टेबिलिटी चाहिए. यू डोंट वांट दीज डिस्क टू गो आउट. अगर हम ये बहुत ही हाईली मूवेबल होगा तो ये डिस्क तो सारी बाहर आ जाएगा ये सिस्टम. So we want them minimum moment, we want middle range of moment there. We don't want highly movable joints. So and no moment किसमें होगा? अपना sutures में. जो fibrous joints होंगे उनमें कोई भी moment नहीं होगा. जैसे आपका head में जो cranial bones में बीच में होता है joint, उसको suture बोलते हैं, if you remember. ठीक है. अब देखिए major condition what can happen to back is, see, there can be degeneration. There is degeneration over here. So this general degeneration with age or with acidic body, which affects your disc, and it can affect the joints as well. It can affect neck. It can affect, mostly it affects your neck or your lower back. Why it doesn't impact the middle back? Because middle back has some support of the ribs around it. Ribs उसके आगे पीछे होती है तो middle back को support मिल जाता है. और शोल्डर्स होते हैं, बाकी जॉइंट्स होते हैं. वह तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पोर्शन कौन सा होता है? अपना नेक एंड लोअर बैक. सो दिस स्पॉन्डोलाइसिस जो है, दैट इज डीजेनरेशन व्हिच इज एज रिलेटेड. ओके. देन स्पॉन्डोलाइटिस, जहां पे भी लाइट ITS आ जाता है ना, इन द एंड इफ देयर इज ITIS, दैट मींस इन्फ्लेमेशन. So degeneration along with inflammation will be spondylitis. And this spondylitis, it can also happen in any vertebra, and it can happen in osteoarthritis, it can happen in rheumatoid arthritis, or it can happen in, and mostly 100% it will happen in ankylosing spondylitis. It will happen only there because there is vertebra, there is lot inflammation. It is an autoimmune disease. Whenever there is autoimmune disease, remember that there will be inflammation to that particular part. For example, in case of, it's not necessary, but mostly it will happen. जैसे IBD में, in case of inflammatory bowel disease, there will be inflammation in your gut. Then वैसे ही जो भी कोई भी autoimmune disease होती है, generally there is some inflammation somewhere in the body. Inflammatory markers उनके high होते हैं, तो इसीलिए ankylosing spondylitis there will be inflammation, rheumatoid arthritis there will be inflammation, but in osteo also there will be inflammation, but it can go down and it will not be that painful like your ankylosing spondylitis or rheumatoid. Then ये वाला condition आप देखिए, what has happened? See, this vertebra has come forward, this disc has become almost supportless, and this vertebra is back at the position. One vertebra has come forward. ये खिसक ही गया है, ये यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे हो गया है, तो इस डिस्क को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है. That kind of disease is known as spondylolisthesis. That means forward displacement of one of the lower, and it mostly happens in your lower back. That is from L1 to L5. तो L1 से L5 के बीच में ये उसकी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, especially in L4 and L5, because that is the point where most of the body weight comes down to. तो इसलिए वहां पे बहुत होने के चांसेस होते हैं. और ऐसे पेशेंट्स को we have to give them rest, don't have to give them active exercises. And also if there is disc rupture, disc बाहर आ चुकी है, उसका वो material बाहर आ चुका है, in those cases there is bed rest. Even though doctor can suggest bed rest, or there can be, doctor can suggest little bit of some heat treatment, ice treatment, or some physiotherapy, some electrical massage kind of thing they can suggest. But in those cases, mostly bed rest is given for certain period of time. After the issue is little bit resolved, then their muscle strengthening and stretching will come into picture. Another back का issue है, there is scoliosis. What happens in this? The spine ही irregular हो जाती है, ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है. जैसे हम हिंदी में उनको जैसे थोड़ा कुबड़ापन आ जाता है, वन साइडेड उनको हम दिखते हैं कि वन साइडेड हो गए, उनकी गेट जो है वो बिगड़ जाती है, चाल बिगड़ जाती है. तो irregular sideways spine is known as scoliosis, and it can be a birth defect, it can be some
neurological or some muscular defect, it is not because of posture. ये याद रखिएगा, ये posture की वजह से नहीं होता है. उनका posture बिगड़ा होता है क्योंकि अंदर deformity already होती है, bones में ही deformity होती है. It's not because they have sat in a bad posture or they have done something wrong. It can be a injury, an accident, or something related to birth defect. So ये उनको हम नहीं बोल सकते आप करेक्ट बैठो, सीधा बैठो, because that is very painful for those people. They have done certain adjustment to walk through, to sail through life. तो उनको हमें उसी तरीके से whatever is their defect, wherever their spine is more, we have to take care of that and give exercises according to that. तो ऐसे लोगों को we should not give deep twist, ठीक है, because that makes sense ना. Their spine is not in complete alignment, that is already to one portion it is like aligned more, the curvature towards one portion is more, maybe towards right or left, or which it can be upper back, it can be lower back, it can be both upper and lower, it can be in their neck region. So we should not give deep twist to them. We should not even give the exercises which involve lot of spine, like shoulder stands, like chakrasana, like any back bend, dhanurasana. They will not be able to tolerate that. So what we should, even trikonasana is not that great for many of them. So what should we give? We should give easy ones which will do lengthening of spine. जहाँ पूरी spine lengthen हो जाती है, वो practices हम दे सकते हैं. जैसे child pose we can give, bridges we can give, Adho Mukh Svanasana we can give. We can tell them to do single leg lifts lying down. तो वैसा कुछ कुछ दे सकते हैं. Lying minor twist we can give. जैसे लेटे लेटे दोनों टांगे फोल्ड करके they can put them to one side and do spine stretch, little bit spine stretch. We can give chair Surya Namaskar as per their capacity, and certain postures we can simply omit in the chair Surya Namaskar as well. So what are the causes of, general causes of back pain? Back pain can happen because of organic causes or functional causes. Organic cause होता है जहाँ पे majorly कुछ issue है to the tissue or the bone or the ligament. मतलब injury हो गया, कोई infection हो गया, septic हो गया, tumor हो गया, कोई surgery wrong हो गई, कोई medication हो गई, तो हमें cause पता है, because of that cause it has happened, and if the cause is resolved, maybe the issue can get resolved. अगर tumor है किसी के back में, वो tumor remove हो गया, back pain can get sorted out. Infection है with a high antibiotics and all, that back pain can get resolved. Injury heal हो गया, back pain can get resolved. But there are और secondary causes भी होते हैं, जैसे kidney की वजह से बहुत लोगों को, if there is kidney disorder, there can be backache. If there is UTI, urine tract infection, there can be backache. If B12 is deficient, there can be backache. So functional cause is when something has happened because of posture or spasm, or maybe some heavy weight lifting was done with a wrong posture, then the impact has come on the muscles or tissues or tendons. Then those causes are known as functional cause, which are because of some function it has happened. Even the cause, stress can cause backache. So can anyone tell me why stress will cause backache? What will happen in stress? Sympathetic. हाँ, sympathetic nervous system activate होगा. उसके बाद क्या होगा? कौन से हार्मोन्स निकलेंगे? cortisol. सिर्फ cortisol निकलेगा, और क्या निकलेगा? एड्रिनल के और हार्मोन्स बताइए मुझे. और जो एपिनेफ्रीन और नेफ्रीन. वेरी गुड. तो फ्लाइट एंड फाइट मोड वाले सारे हार्मोन्स निकलेंगे, और वो हार्मोन निकलेंगे तो वो क्या करते हैं मसल्स के साथ? वो क्या करते हैं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि रिलैक्स करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से बैक मसल्स में स्पाज्म आ सकता है. They can cause spasm to your back muscles. Your muscles will get extra contracted. They will get extra stiff because they think that there is some situation where a person needs all the energy and they have to run from the situation. Because of that, even the soft tissues, even the ligaments, they will get tightened and there can be backache. Now, another main issues today in today's day and life is sedentary lifestyle. People are not doing, they're not. So मसल्स का एक बहुत ही सही चीज होता है. इट हैज अ कंसेप्ट कॉल्ड यूज इट और लूज इट.
अगर आप मसल्स यूज नहीं करोगे फॉर सब्सटेंशियल टाइम, you will lose those muscles. So there are more than 700 muscles in our body, even small and big muscles. If some muscles not used for a prolonged period, a person will lose tonicity of that muscle. That will be there. जैसे हम सब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का पेट है. अभी people who are doing sitting job whole day, their abdominal muscles, deep abdominal muscles, they are like sitting and relaxing, even their glutes. They are sitting on chair and their glutes are relaxing whole day. So your glute muscles are super weak compared to a farmer or a cyclist or an athlete. उनकी muscles में tightness होता है, so you have to stretch those muscles. In our case now, what is happening? Who are sitting whole day working on computer, we have lost half of the muscles, and some muscles have become super tight. Now, can someone tell me, when we are doing a sitting job, which muscle will get tightened in your maybe in your hip region or belly region? एक मसल है जो बहुत टाइट होगी, कौन सी मसल होगी वो बैठने से? ग्लूटस मैक्सिमस. नहीं, ग्लूटस मैक्सिमस तो लूज होगी क्योंकि नीचे पड़ी हुई है वो, उसको तो हम टाइट ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं उसके साथ, उसी की वजह से बैक एक हो रहा है मैक्सिमम लोगों को. अब फ्रंट में एक मसल सोचो जो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी व्हेन यू आर इन अ सिटिंग पोस्चर, श्वास मसल. आपके हिप और आपके लोअर बेली को एक मसल जोड़ती है जिसको श्वास बोलते हैं. श्वास मसल जो है माइनर मेजर दोनों एकदम टाइट हो चुकी है आज के केस में. इसीलिए धनुरासन इज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल आर नॉट एबल टू डू धनुरासन प्रॉपर्ली, क्योंकि श्वास टाइट है, पीछे का जो बैक है वो भी टाइट है, बेली एकदम लूज है, glutes hanging, glutes बिल्कुल टाइट नहीं है. So they are not able to, many people today who are in sitting job, who have big bellies, they are not able to do Dhanurasana properly. And Dhanurasana has other muscle involvement as well. It's not only that. Even people, if you'll see that many people feel Ashwa Sanchalan very difficult because their swas muscles are very tight. ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन क्या प्रोफेशन में है, कौन कैसा लाइफस्टाइल अपना रहा है, उसी के हिसाब से उनकी मसल्स वीक होंगी या स्ट्रांग होंगी. अब आप मुझे बताइए, हम मैक्सिमम लोग जो स्ट्रेट नहीं चलते हैं, दे यूज सम वी काइंड ऑफ फुट का पोस्चर, ऐसे वी में होते हैं, उनके पैर बाहर की तरफ होते हैं. विच मसल विल बी वेरी टाइट फॉर देम इन योर लेग? कौन सा थाई मसल उनका टाइट होगा, इनर थाई और आउटर थाई? हैमस्ट्रिंग वाले मसल उनके आउटर. हाँ, हैमस्ट्रिंग तो फिर भी फॉर मेल्स हैमस्ट्रिंग इज टाइट, फीमेल्स के लिए तो हैमस्ट्रिंग भी टाइट नहीं है. दे इजीली एबल टू टच देयर फीट. उनके हैमस्ट्रिंग भी लूज है, उनके थाइज भी, उनके कॉर्ड्स भी लूज है. उनके इनर थाइज आर ओके, दे आर लूज, बट आउटर थाइज आर सुपर टाइट. Outer thighs in males, females, everybody is super tight because we are not walking properly. We are doing that V shape का thing. Whenever somebody is standing, आप देखना कभी भी सीधे पैर करके खड़े नहीं होते हम लोग. We just do like this. ऐसे पैर होता है हमारा बाहर की तरफ. So outer thigh muscles are very tight, जिनको हम हिप से जो नीचे की तरफ आते हैं साइड में. And then people say कि sciatica का पेन हो गया, legs में पेन हो गया. This is the reason this is happening, and this is because of wrong sitting and standing, wrong posture. Overweight है तो पेट की muscles use नहीं होती, glutes muscles use नहीं होती. Stress है, हम we are using lot of mattresses. Mattresses is okay, but very soft mattresses are not. Mattresses one should use after a particular age, and pillows one should use if some has cervical issues. But very soft pillows, very soft mattresses, they are a no. And heavy lifting also is a big problem because they don't use proper posture. Their muscles are not toned and trained and warm enough, and because of that, many cases of disc prolapse happen. Okay, so now what is yogic management as per and backache ka type ye bhi hota hai. Acute, it can happen like suddenly you have lifted some weight. If suddenly it comes because of certain reason and then it gets sorted after the reason, so isko acute bolte hain. Even infections are like they come here. Subacute is if they are there for 4 to 12 weeks. Okay, and chronic is if it is more than 12 weeks. Yogic management as per Bihar School of Yoga is that before practicing asana should be practiced for 15 to 20 minutes morning and evening. And each morning those asanas should follow. After 15-20 minutes, there should be a session of Shavasana because those people are already in a lot of pain, so they need rest in between. And they should know that it will depend on person to person, which Bihar School has not mentioned, but I know it for sure.
everybody will not have like for same thing, we cannot give to everyone, but for exam perspective you can learn this. For lower back, they are saying all the Ardha Shalmasana, Shalabhasana, even Bhujangasana, Makarasana, and Ushtrasana. Like your back bends are good as per them as for your lower back pain. So generic, this is a generic concept, you should learn this. Okay. For shoulder and upper back, they are saying Dvikonasana. ठीक है, पीछे से जो हाथ पकड़ के हम अपने आप को, we take our arms, pull them back and away from the body, doing a forward bend. वो होता है Dvikonasana. Even Sarpasana, Bhujangasana, Manjari Asana and Kandharasana. Kandharasana भी मतलब ब्रिज जैसा ही होता है. और रिलैक्सेशन वो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. आइदर इन शवासना वन शुड डू एंड अध्वासना भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं. And we should focus while doing that shavasana or adhvasana. One should focus on letting go the tensions and issues in the back and feel fresh prana and blood coming to the particular muscle where they are feeling pain. They should feel that it's going into vertebra, in the disc. So a lot of visualization has to be done so that stress is completely removed and spasm kind of backache, जहाँ spasms हो रखे हैं वो कम से कम निकल जाए. So muscular spasm should get released. Other things will be sorted out with food and with anti-inflammatory food and with the exercises. Even walking is good for back pain people. Swimming, walking, but not the backstroke. Seedhe swimming. So the exercises which are not that weight bearing, they are good for all the back pain people. Now we'll come to muscles. ये हमने muscles के time नहीं पढ़ा था. We should know this. हमारा functional as well, functional role of our skeletal muscles ना, they are divided into agonist, antagonist, fixator and synergist. ठीक है, इसको याद रखना. एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं हमेशा. ठीक है. फिक्सेटर जो है वो आपके एगोनिस्ट को हेल्प करता है, जो प्राइमरी मूवर मसल होती है इन ए पर्टिकुलर मोशन. आई विल एक्सप्लेन इट. वो फिक्सेटर उस बोन को जिससे वो मसल लगी होती है उसको फिक्स कर देता है टू हेल्प विद दिस एगोनिस्ट, इसको हेल्प करने के लिए. और सिनर्जिस्ट उसको फर्दर उसको मोशन देता है टू एगोनिस्ट. Antagonist is also working again, though it's working in the opposite direction to agonist. अगर ये वो हो रही है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जो है रिलैक्स हो जाएगी. अब वो क्यों होती है? बिकॉज इफ ये अपोजिंग मसल्स होती हैं, अगर ये एंटागोनिस्ट रिलैक्स नहीं होगी, इट विल नॉट गेट रिलैक्स. व्हाट विल हैपन? योर एगोनिस्ट विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली. ठीक है. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करिए ये दिस इज योर आर्म. ओके, दिस इज योर एल्बो, दिस इज योर फोर आर्म, दिस इज योर अपर आर्म, दिस इज योर एल्बो, दिस इज योर शोल्डर मसल. ठीक है, रोटेटर कफ है, शोल्डर के आसपास का मसल है. अब क्या होगा? सपोज यू हैव टू डू ए बाइसेप कर्ल. आपके हाथ में वेट है, यू हैव टू ब्रिंग दिस फोर आर्म को हमें ऊपर लाना. जो बाइसेप्स मारते हैं ना सब लोग, वो करना है हमें. जो ही हम बाइसेप्स मारेंगे, यू विल सी योर बाइसेप मसल इज द प्राइम मूवर. यही ये काम करेगा, इसको ही काम करना है. येलो वन जो है ना, इसको काम करना है टू पिक दैट वेट अप एंड लेट इट गो हेयर. तो ये टाइट हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी कम. यही मेन काम कर रही है. ऑल द फोर्स इज गेटिंग प्रोवाइडेड बाय दिस मसल फॉर दिस मोमेंट. ये बाइसेप कर्ल के लिए यही मसल से सारा फोर्स आएगा. तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट. ठीक है. अब ये अच्छे से काम करे, इसके अपोजिट जो आपकी ट्राइसेप मसल है पीछे से, जो फ्रंट आपका है बाइसेप, उसके पीछे एक ट्राइसेप मसल होती है. जो ट्राइसेप है उस टाइम रिलैक्स करेगी. सो दिस एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट दे विल वर्क अपोजिट टू ईच अदर. बाइसेप का एगोनिस्ट का एंटागोनिस्ट होगा ट्राइसेप. जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी देन इट विल बिकम, अगर उल्टा मोमेंट होगा, सपोज करिए ये हाथ उनको पीछे ले जाना है वेट लेकर, तो ये ट्राइसेप जो है उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगी. देन ट्राइसेप विल बिकम एगोनिस्ट एंड बाइसेप विल रिलैक्स एंड इट विल बिकम एंटागोनिस्ट. सो बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के अपोजिंग में काम करेंगे. एगोनिस्ट मतलब जो मेन मोमेंट लाता है, एंटागोनिस्ट जो उसके अपोजिट लाता है. तो जब
ये कॉन्ट्रैक्ट होगी पीछे वाली ट्राइसेप, तो ये जो है सामने वाली वो रिलैक्स हो जाएगी। अब ये अच्छे से काम करे, रोटेटर कफ मसल जो है उसको इसको फिक्सेटर बोलते हैं, और ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सिनर्जिस मसल ही होती है। ये क्या करती है, स्टैटिक रहती है, इसको फिक्स कर देती है, रोटेटर कफ को फिक्स करती है सो दैट दिस मूवमेंट इज प्रॉपर। सो दिस इज फिक्सेटर मसल हियर। एंड हियर वन मोर मसल इज देयर, जो आपके बाइसेप, ये पिंक वाली, जो आपके ऊपर वाले आर्म को नीचे वाले आर्म के साथ जोड़ती है, वो मसल जो है सिनर्जिस्ट है। इट विल हेल्प, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी थोड़ा। जब आप ये देखो हाथ ऊपर ले जाओगे तो इसकी भी लेंथ कम होगी। So both these muscles, this muscle will also support, this synergist will also support your bicep because it will also contract along with bicep doing a bicep curl. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर एंड सिनर्जिस्ट। नाउ सी, यू आर डूइंग ए बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, मेजरली हम किस लिए करते हैं, अपने बाइसेप्स बनाने के लिए करते हैं, डोले बनाने के लिए करते हैं। तो जो ये डोला है, ये जो बाइसेप है, इट विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, तो इट इज एगोनिस्ट। नाउ दिस बाइसेप, इसका इंसर्शन कहां से शुरू हुआ है, इसका इंसर्शन हमारे ऊपर शोल्डर से शुरू हुआ है। If this rotator cuff muscle is not fixing this bone, ये इस humerus को fix नहीं अगर करेगी, तो it will not be able to, this agonist will not be able to do its work properly. ठीक है, तो बस ये यही काम कर रही है, बस इसको थोड़ा फिक्स रख रही है। आप कभी भी सोचो घर पे अगर आप एक कील ठोस रहे हो अपने दीवार पे, यू आर जस्ट पुटिंग हैमर ऑन इट, you are using your other hand to fix that nail, na, right? You are using your other hand so that nail will be placed on the proper position on the wall. तो आप अपना हाथ, दूसरा हाथ जो है वो एक फिक्सेटर की तरह यूज कर रहे हो, and then your right hand is using hammer and putting that hammer on the head of the nail, and that is working as an agonist. Okay, एक loose example दिया मैंने, because this muscle should do its work properly. All the other three muscles are helping it in some way. Antagonist will relax so that it will contract properly. This synergist, this will also provide extra force so that it will contract more और आपके अच्छे से डोले बन जाए, ये भी contract हो जाएगा synergist, और ये उस बोन को, इसको फिक्स करेगा। अदरवाइज अगर ये भी हिलेगा तो ये बोन आगे पीछे जाएगी, तो आपका अच्छे से कर्ल नहीं होगा। उस टाइम ये मसल भी हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होकर इसको, बोन को फिक्स कर देता है। अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके गुड। ओके, अब आप लोग मुझे एग्जांपल दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं अपना लेग को लिफ्ट कर रही हूँ और मेरा क्वाड्रिसेप टाइट हो रहा है, तो उसका एंटागोनिस्ट कौन होगा? क्वाड्रिसेप का एंटागोनिस्ट कौन सी मसल होगी? विच विल गेट स्ट्रेच? स्ट्रेच कौन, किसको मिलेगा अगर क्वाड्रिसेप टाइट हो रहा है तो? Which group of muscles will get loose or relaxed when your quadriceps are getting tightened? Hamstring. Hamstrings. Very good. Very good. Okay. और अगर मेरा जो नेक का फ्रंट मसल है, अगर वो टाइट हो गया, तो कौन सा मसल लूज होगा? नेक का Back side of, हाँ, back side of neck muscle. करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ही हर मसल पेयर्स में काम करता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। आप ये नेट पे भी अगर डालेंगे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट सेट ऑफ मसल्स, एन नंबर ऑफ मसल्स विल कम। लेकिन मेजरली आपको ये बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, ये पता होना चाहिए एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। आप खुद ही सोचो ना, जब आप अपना पश्चिमोत्तानासन करते हो, अगर पीछे वाली मसल, सामने वाला टाइट होता है मसल, अगर आपका बेली टाइट होता है, तो पीछे वाला जो मसल है वो बैक, लोअर बैक जो होगा या इरेक्टर स्पाइनी जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आपका देखिए, आप जैसे धनुरासन में योर बेली मसल्स आर गेटिंग स्ट्रेच, ठीक है, बेली स्ट्रेच होगी धनुरासन में, है ना, लंबी हो जाएगी सामने से बेली, तो पीछे जो इरेक्टर स्पाइनी है वो क्या होगा? वो तो टाइट हो जाएगा ना, Contraction. उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर एक उसमें से, इन दोनों पेयर्स में एक चीज जो लूज होती है, दूसरी चीज टाइट हो जाती है, उतना आपको पता होना चाहिए, और ये एग्जाम में आ सकता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बिना देखे, आई एम पुटिंग माई हैंड लाइक दिस, आई एम पुटिंग सम वेट ओवर देयर and I'm fixing my hand, कुछ नहीं कर रही हूँ, I'm just fixing my hand, will you feel tired? Will this muscle feel tired or not?
Yes, isometric pressure पड़ता है. करेक्ट, आइसोमेट्रिक प्रेशर पड़ेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें तब भी होगा बिकॉज ये इट्स पिकिंग अप दिस वेट. इवन विदाउट दिस वेट, अगर आपकी बाजू का ही वेट होगा, आप अपनी बाजू सिर्फ ऐसे ही रखोगे विदाउट इवन पुटिंग वेट, your muscles will get utilized. If you are doing maintaining certain posture, muscles will, इसीलिए when we are holding a posture with your body weight also without lifting any weight, while holding there is lot of energy consumption, क्योंकि बहुत सारी मसल्स उस टाइम टाइटन होंगी, ये लूज हो जाएगी, ये एंटागोनिस्ट है इसकी, ये एगोनिस्ट है, ये टाइट हो जाएगी और ये बन जाएगी इस पर्टिकुलर पोस्चर में. ठीक है, इन चीज को आइसोमेट्रिक स्ट्रेच बोलते हैं. नाउ कैन एनीवन गिव मी वन एग्जांपल, सूर्य नमस्कार में कौन सा वाला पोस्चर है जो एकदम आइसोमेट्रिक होगा, जो एकदम बेस्ट एग्जांपल होगा? अश्वसंचलन. दंडासन. एग्जैक्टली, दंडासन हो सकता है, आपका प्लैंक पोज हो सकता है, प्लैंक पोज है ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. प्लैंक पोज में क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लैंक होल्ड कर रहे हो और आप अपना, आपकी सारी मसल्स ऊपर से नीचे तक आइसोमेट्रिक स्ट्रेच में जा रही हैं. ठीक है, कुछ भी शॉर्टन और लंबा नहीं हो रहा है. बाकी किसी में कुछ तो लंबा हो रहा है, कुछ तो छोटा हो रहा है. अश्व संचालन में आपका स्व स्ट्रेच हो रहा है, पीछे की मसल्स टाइट हो रही हैं, बट इन योर प्लैंक पोज कुछ भी ना टाइट हो रहा है ना छोटा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेच है. वो सेम लेंथ रहती है, देयर इज सेम लेंथ ऑफ द मसल, मेंटेन्स द सेम लेंथ बट स्टिल इट फील्स अ कॉन्ट्रैक्शन. That is isometric. Now if you are doing a bicep curl, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, bicep curl, muscle का length will get shortened, this bicep muscle will get shortened, ये tight हो जाएगी और ऐसे मोटी मोटी सी दिखेगी. Then if the muscle length is shortened, then it is concentric, तब ये concentric motion होगी. Now you have weight in your hand and you are lengthening, आप ये particular point से और नीचे जा रहे हो, यू आर नॉट मेंटेनिंग इट एट 90 डिग्री, यू आर टेकिंग इट डाउन. इवन देन, इवन दो मसल इज स्ट्रेचिंग, मसल स्ट्रेच हो रही है बट इसेंट्रिक मोशन हो रही है उसमें. तो क्या हो रहा है, इवन इफ मसल इज गेटिंग लेंथन, देयर इज सम कैलोरी लॉस, उसमें भी आपकी मसल कुछ यूटिलाइज कर रही है कैलोरीज. So eccentric is when muscle is lengthening, but still there is some calories getting utilized. Now here in both the scenarios, load was same. Suppose this was 5 kg weight, this is also 5 kg weight. Okay. Now what will happen? Now there is isotonic. Isotonic mein weight will remain same, but there will be lot of repetitions. So tension will be same, but there will be lot of repetition. You're taking it up and down, up and down, up and down. So weight on the muscle remains same, but there, due to many repetitions, what will happen? The concentration, the contraction will be isotonic. So we can say if this bicep curl we are doing repeating a lot of time with same weight, then it will be isotonic and concentric together. Isotonic concentric contraction, sorry, isotonic concentric contraction. If the weight is we are not looking at weight, what we are doing simple, say, treadmill, and we are keeping it fixed at particular speed. We are doing those repetition, but we are doing those repetition with a particular speed. एक ही speed maintain करेंगे throughout treadmill. Suppose we are walking on 5 kilometers per hour. तो वहीं पे अगर हम 5 kilometers per hour पे same speed पे we are doing repeating same exercise, then it will be known as isokinetic. So both these isotonic can be concentric, eccentric, and isokinetic can also be eccentric and concentric. But इसमें आप याद रखिएगा, tonic में weight will be same and isokinetic में speed will be same, velocity will be same. ठीक है, इतना बस याद रखिएगा. आई थिंक वो, हाँ, स्ट्रेन और स्ट्रेन मैंने बोला था, बट फिर से पढ़ सकते. किसी को याद है व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन? Strain will be on tendons or muscles. Okay, whenever you have done some extra exercise or some pull is there, if there is small muscle tear, small tears, like we feel pain after doing a workout and then after 2 or 3 days things are okay because there are small tears in your muscles. So if a muscle tear or pull has happened or either on your tendon or muscle, it is strain.
तो स्ट्रेन इज, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो ट्रेनिंग हम किसकी करते हैं? मसल्स की करते हैं. दैट इज हाउ आई हैव रिमेम्बर्ड इट. ट्रेनिंग वी डू फॉर मसल्स. तो स्ट्रेन इज फॉर मसल्स एंड टेंडन्स एंड स्प्रेन इज फॉर लिगामेंट्स. इट इज बिगर प्रॉब्लम, लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं. तो अगर ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गए और लिगामेंट टेयर हो गए, फिर लिगामेंट टेयर भी हो सकता है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट हील्ड कंपेयर टू योर मसल स्पाज्म. ओके, तो इसी को sprain is for ligament when it happens in ligaments, and strain is when it happens in your muscles or tendons. Now, can anyone tell me what is difference between ligament and tendon? Bone to muscle. Tendon muscle to bone and ligament bone to bone. हाँ, ligament bone to bone, ये याद रखिएगा. sprain होता है ligament में, that is B to B, and training हम किसकी करते हैं? muscles की, that is your bone to muscle. मुझे लगता है वी आर डन. अभी छोटे छोटे थोड़े टॉपिक्स है. जैसे प्रेगनेंसी, नो वेयर इट्स मेंशन प्रॉपर्ली कि प्रेगनेंसी में क्या है क्या नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत यू शुड हैव एन आइडिया that in pregnancy we don't ask them to do kapalbhati, we don't ask them to do brastika, we don't ask them to do things on belly or the exercises which will press belly. Initial 3 months, 4 months, one should be very, very highly cautious that what should be done and what not should be done. And kriyas are mostly restrained in pregnancy. So I'll cover that in our next session. Chota things are there, prolapse and all, jisse questions aaye hain. Tomorrow I'm not sure whether I'll be able to take the class, but I'll send you one document in which there will be therapy questions. Around 75-80 questions will be there. You have to solve them. उनका आंसर नहीं होगा, आप खुद उनको solve करिएगा. And we'll discuss that in next class. Maybe day after tomorrow I'll discuss small things and then start on that document, and then I'll also continue it in one more session. Okay, meanwhile, if you have any doubts, let me know.